हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइलेंट क्लासेस। और आज हम फिजिक्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है। यदि आप किसी भी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, या तो और किसी भी स्कूल लेवल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट और जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, मतलब आप किसी भी 10+2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझ लेते हैं कि हमारे चैनल में आपको किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको हमारे चैनल में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया और मैं आगे भी अपलोड करता रहूँगा। जनरल साइंस से रिलेटेड मिल जाएंगे, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड, और अपना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो उसका भी वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे, साइलेंट क्लासेस पे। तो इस चैनल को पर नया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स, ठीक है। स्कूल लेवल मतलब 10+2 लेवल के एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, ग्रेजुएशन लेवल के नहीं, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की जॉब की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जल्दी से इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। निम्न में से किस धातु के लिए तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है? किस धातु के लिए कम हो जाता है? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है जिसके वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। 4 वैलेंसी होती है और 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्मेनियम के आउटर मोस्ट मतलब लास्ट सेल में, ठीक है। और इसीलिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। यही इसी कारण होता है कि जर्मेनियम का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से जर्मेनियम इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जर्मेनियम क्या बिहेव करेगा? किस तरह से? कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी जर्मेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, weightlessness of an astronaut moving in a satellite is a situation of, एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री के बढ़ते जाने की स्थिति है। ऑप्शन ए जीरो वेलोसिटी, ऑप्शन बी जीरो मास, ऑप्शन सी नो ग्रेविटी, ऑप्शन डी फ्री फॉल। तो ये कैसी स्थिति है? फ्री फॉल की स्थिति है, ठीक है, फ्री फॉल। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड, ठीक है। एक चार्ज एक चुंबकीय क्षेत्र के एक सर्कल में घूमता है, निम्नलिखित में से कौन सा समय अवधि निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए है समय अवधि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी है मास ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन सी है चार्ज, ऑप्शन डी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्यों इसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा? क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एम, ठीक है, बाई क्यू इंटू बी, ठीक है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 पाई एम मतलब मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और बाई क्यू एम होता है मतलब चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है डज नॉट डिपेंड, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। गैस मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड, विद्युत सर्किट जिसका उपयोग एक रेक्टिफायर के सुचारू डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं सर्किट को? ऑप्शन ए ऑक्सीलेटर, ऑप्शन बी एम्पलीफायर, ऑप्शन सी फिल्टर, ऑप्शन डी लॉजिक गेट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्टर। फिल्टर जो होता है वो क्या करता है कि जो
अननेसेसरी आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। डीसी में रेक्टिफिकेशन के बाद, रेक्टिफायर हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसके बाद क्या होता है ना कि डीसी जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट जो मिलता है, उसमें भी एसी कंपोनेंट होते हैं, कुछ अल्टरनेटिव कंपोनेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। जो हम लोग नहीं चाहते हैं वैसा कंपोनेंट होते हैं, तो उसको हटाने के लिए हमें फिल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, फिल्टर का यूज़ करना पड़ता है उसको हटाने के लिए। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्टर, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एडियाबेटिक विस्तार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है डेल यू इज इक्वल्स टू जीरो, ऑप्शन बी है डेल यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, ऑप्शन सी है डेल यू इज इक्वल टू नेगेटिव, ऑप्शन डी है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ यू क्या है, जो यू है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ना डेल यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और बी में है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और सी में है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है। और इसमें चेंज इन वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन कैसे होगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसका मतलब ये है, ये हम लोग इक्वेशन जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। किसे जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ठीक है। डेल क्यू क्या है, डेल क्यू इज ए हीट चेंज, डेल यू इज ए इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है, और डेल डब्ल्यू इज ए वर्क डन चेंज, चेंज इन वर्क डन। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब चेंज इन हीट, ठीक है, हीट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ हीट में चेंज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो आ जाएगा डेल क्यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू डेल टी। उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो, तो इसीलिए डेल क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये जीरो हो गया, और डेल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू मिलेगा कि नहीं, यही मिलेगा ना, डेल यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल डब्ल्यू। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज डैश एट मीन पोजिशन, ठीक है। क्या होता है मीन पोजिशन पे, कण का वेग ऐसे जो है एस एच एम को, एस एच एम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। एस एच एम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ऐसा पार्टिकल जो एस एच एम प्रदर्शित करते हैं, मतलब एस एच एम करते हैं, ठीक है, उनकी जो अपनी स्थिति पर डैश है, ठीक है, क्या है स्थिति पर मतलब मीन पोजिशन पे वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए है उसका पोजिशन होता है मीन पोजिशन में मैक्सिमम, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है मिनिमम, ऑप्शन डी है जीरो, ठीक है, ऑप्शन सी मिनिमम, ऑप्शन डी है जीरो, जीरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मैक्सिमम। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज मैक्सिमम एट इट्स मीन पोजिशन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है, ऐसे पार्टिकल जो एस एच एम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, एस एच एम मोशन कर रहे हैं, उनका मीन पोजिशन में स्थिति क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होता है उन पार्टिकल का, उन पार्टिकल्स का, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैक्सिमम कैसे होता है। देखिए, सपोज इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, ठीक है, एक पार्टिकल है जो एस एच एम प्रदर्शित कर रहा है, उसका इक्वेशन ये है, क्या है इक्वेशन, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, भी लिख सकता हूँ मैं भी इसको, तो यही मैंने भी लिख दिया यहाँ। और इसको भी एक बार डिफ्रेंशिएट किया, ए, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है, बार आ गया ओमेगा, ठीक है, टी के साथ था, और साइन का होता है डेरिवेटिव क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है ना, कॉस ओमेगा टी हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इजिकल्स टू वन। एक फॉर्मूला था, आपने 10 में भी पढ़ा होगा, यदि जो लोग साइंस से बिलोंग नहीं कर रहे हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपने 10 में पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू वन, ठीक है। तो वहीं से मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू बैठाया है, इजिकल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन का वैल्यू मैं यहाँ से ले लूंगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स, और ए नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स बाई ए हो गया इसका वैल्यू, वही वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, स्क्वायर था तो इसीलिए दोनों में स्क्वायर लगा दिया,
उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद ए बाहर आ जाएगा, ए कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी इक्वल्स टू आ गया ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू। अब एट मीन पोजीशन पे एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है, एट मीन पोजिशन और एट एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। मीन पोजिशन पे एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजिशन पे यदि जीरो के राइट साइड हो तो प्लस वो ए बाई टू होगा, ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड हो तो माइनस ए बाई टू, एक्सट्रीम पोजिशन पे। और मीन पोजिशन पे एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है। तो वो एक्स इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा, तो आपको वेलोसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा वी मैक्स। कैसे वी मैक्स आएगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ओमेगा ए, ठीक है, ये इसका वैल्यू आने वाला है, और इसीलिए वी मैक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। द प्रोसेस बाय विच एन अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, वो कहलाती है, कौन सी, क्या कहलाती है वो। ऑप्शन ए प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, ठीक है, ऑप्शन बी है रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन सी है एम्पलीफिकेशन, प्रवर्धन, ठीक है, ऑप्शन डी है करंट एम्पलीफिकेशन, वर्तमान प्रबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफिकेशन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन उसको कहते हैं, और वो किया जाता है रेक्टिफायर से, ठीक है, रेक्टिफायर से किया जाता है, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन आर द रेडियो वेव्स सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तरंग प्रसार के किस माध्यम से रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, किसके माध्यम से भेजा जाता है। ऑप्शन ए है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ऑप्शन बी है स्पेस वेव प्रोपगेशन, ऑप्शन सी है स्काई वेव प्रोपगेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स के लिए। किसके लिए, रेडियो वेव्स के लिए, ठीक है, तीनों प्रोपगेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ रेड लाइट इज replaced by a blue light illuminating the object in a microscope, then resolving power of microscope, उसके बाद डैश दिया हुआ है, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, विल गेट हार्ड, विल रिमेन अनचेंज, ठीक है, बढ़ जाएगा या फिर आधा हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। यदि लाल बत्ती को नीले रोशनी से बदल दिया जाए तो वस्तु को एक में रोशनी किया जा सकता है, तो माइक्रोस्कोप की संकल्प शक्ति मतलब रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बढ़ जाएगी। 3 नंबर इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कैसे बढ़ जाएगी ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सिंस ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड लाइट, therefore the resolving power of a microscope should be slightly increased, ठीक है, माइक्रोस्कोप शुड बी स्लाइटली इंक्रीज। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की संकल्प शक्ति प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है, क्योंकि नीले रोशनी में लाल प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, इसीलिए माइक्रोस्कोप की संकल्प शक्ति में थोड़ी वृद्धि होनी चाहिए, और इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। In gases of diatomic molecules, find the ratio of the two specific heat of gases Cp by Cv, ठीक है, Cp by Cv उसके रेशियो निकालने बोल रहा है। डायटोमिक अणुओं की गैसों के दो विशिष्ट ताप Cp by Cv के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 1.66, ऑप्शन बी 1.33, ऑप्शन सी 1.4440 या 44, ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन है 1.0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1.44 या 1.40, ठीक है, ये बहुत सारी किताबों में मेंशन किया हुआ था, किसी में 1.40, किसी में 1.44, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स, ऑप्शन ए एक्सक्लेरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी वेलोसिटी चेंजेस, ऑप्शन सी स्पीड चेंजेस, ऑप्शन डी वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म, ठीक है। यदि कोई वस्तु एक समान परिपथ गति से गुजरती है तो उसका त्वरण एक समान रहता है, वेग में परिवर्तन होता है, सी नंबर गति में परिवर्तन होता है, या फिर डी नंबर वेग समान रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस।
किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये होता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एक बॉडी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, कुछ भी है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेगी, ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ये बॉडी घूमेगी तो यहाँ पर जो बॉडी होगा, ठीक है, वहाँ पर उसका वेलोसिटी अलग होगा, ठीक है, और वही बॉडी का यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जबकि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। होता है ना, आप लोग को याद होगा, और नहीं भी याद है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगा पार्टिकल का, वही पार्टिकल का यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगा, वही पार्टिकल का यहाँ पर वेलोसिटी अलग होगा, वही पार्टिकल का यहाँ पर वेलोसिटी, मतलब पूरे सर्कल में अलग अलग पार्टिकल का एक ही पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी होगा, ठीक है, पार्टिकल एक ही होगा, उसका वेलोसिटी अलग अलग होगा, ठीक है, पूरे सर्कल में। तो इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगा। और बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है पार्टिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। फराड इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी कंडक्टेंस, ऑप्शन सी कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी इंडक्टेंस। फराड किसकी इकाई है, प्रतिरोध की, चालन की, समाई की, या फिर अधिष्ठापन की, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिष्ठापन की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। फराड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। एक जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर आधार पर काम करता है, ठीक है, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यहाँ किसके होगा, ठीक है, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी मास, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रैखिक संवेग के सिद्धांत पर काम करता है कौन, जेट इंजन। जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैखिक संवेग, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहित ऊर्जा का एक रूप नहीं है, कौन सी नहीं है भाई। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी केमिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये स्टोर्ड एनर्जी के एक फॉर्म नहीं है, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्रायोजेनिक्स इज, ऑप्शन ए वेरी लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी वेरी हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी हीट एंड इंजन, ऑप्शन डी फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक्स इज लो टेम्परेचर, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्रायोजेनिक क्या होगा, न्यू वर्ड होगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं कि क्या है क्रायोजेनिक, और यहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर से इसका क्या मतलब है। In physics, cryogenics is the study of production and behavior of materials at very low temperature, ठीक है। भौतिकी में क्रायोजेनिक्स बहुत कम तापमान पर सामग्रियों के उत्पादन और व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है, बहुत कम तापमान पर, इसीलिए यहाँ पर लो टेम्परेचर मेंशन किया हुआ था ऑप्शन, ठीक है ना, और ये इसका सही आंसर था। इट इज नॉट वेल डिफाइंड एट व्हाट पॉइंट ऑन द टेम्परेचर scale refrigerator aids and cryogenics begin, but scientists assume that it starts or below at -150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी नीचे तक के तापमान पर ये स्टार्ट होता है, ठीक है, बिगेन्स होता है, शुरू होता है। इसको थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। भौतिकी में क्रायोजेनिक्स बहुत ही कम तापमान पर सामग्रियों के उत्पादन और व्यवहार का अध्ययन है। क्रायोजेनिक्स क्या है, स्टडी है, ठीक है, अध्ययन है ऑफ प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। यह अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, ठीक है, तापमान पैमाने पर प्रशीतन समाप्त हो जाती है, तापमान पैमाने पर प्रशीतन समाप्त हो जाता है और क्रायोजेंस शुरू होता है, ठीक है, क्रायोजेंस क्या होता है, शुरू होता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शुरू होता है एट
50 डिग्री सेल्सियस पर या फिर उससे भी नीचे तापमान पर, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। हाइड्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज चेंजेस इन, हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जो डैश में बदलाव दिखाता है, ठीक है, मतलब कि इसमें चेंजेस शो करता है। ऑप्शन ए लैटिट्यूड मेजरिंग, ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्यों नन ऑफ द अबव होगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। हाइड्रोस्कोप एक्चुअली में है क्या, वो हम लोग समझते हैं। हाइड्रोस्कोप इज एन optical instrument used for viewing object under the surface of water, such as a long lake fitted with various lenses arranged so that objects lying at the bottom can be reflected upon a screen on the deck of the ship that it carries। ठीक है, हाइड्रोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग पानी की सतह के नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। पानी की सतह की नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि लंबी झील को विभिन्न लेंसों से सुसज्जित किया जाता है ताकि तल पर पड़ी वस्तुओं को जहाज के डेक पर एक स्क्रीन पर परावर्तित किया जा सके। ठीक है, जहाज के में जो स्क्रीन लगा हुआ होता है उससे देखा जाता है। ठीक है, पानी के नीचे की वस्तुओं को परावर्तित लेंसों के माध्यम से परावर्तित करके, ठीक है, रिफ्लेक्टेड करके लेंसों के माध्यम से उसको देखा जाता है, तो वही है हाइड्रोस्कोप। ठीक है, हाइड्रोस्कोप उसी को बोलते हैं जो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें कहीं भी इन तीनों ऑप्शंस में कहीं भी कुछ आया नहीं आया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। बीटा रेज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल आर, एक रेडियोधर्मी सामग्री द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें हैं। क्या है बीटा किरणें, ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ऑप्शन सी चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड बाय द न्यूक्लियस, ऑप्शन डी न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, बीटा रे क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बीटा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल फिल्टर इज टू, एक ऑप्टिकल फिल्टर का उद्देश्य क्या है। क्या है भाई ऑप्टिकल फिल्टर का उद्देश्य, यहाँ ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, आप लोग यहाँ थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ये ऑप्टिकल फिल्टर है। ठीक है, ऑप्टिकल फिल्टर है, ऐसा नहीं कि स्पीड में पढ़ रहे हैं तो फिल्टर को फाइबर पढ़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल फिल्टर है ये। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्लेक्ट लाइट्स। ये ऑप्टिकल फिल्टर क्या है हम लोग आगे इसी वीडियो में समझेंगे। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्ट लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑप्शन बी है डिस्पेंस लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स, ऑप्शन सी रिफ्रैक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑप्शन डी ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, विभिन्न रंगों के प्रकाश को प्रसारित और अवशोषित करना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका पर्पज है ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, ऑप्टिकल फिल्टर का, सॉरी ऑप्टिकल फिल्टर का यही पर्पज है। ठीक है, इसी ऑप्टिकल फिल्टर है क्या, ये हम लोग समझते हैं। ऑप्टिकल फिल्टर आर कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी, जिसमें यूज किया जाता है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इट सेलेक्टिवली ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट इज वेवलेंथ। जब भी हम लोग लाइट की कलर की बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब उसके वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। लाइट का कलर अलग तभी होता है जब उसका वेवलेंथ अलग होता है, क्योंकि कलर फुल्ली डिपेंड करता है किस पे, वेवलेंथ पे। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन क्या था, ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर्स। इसको हिंदी में देख लेते हैं। ऑप्टिकल फिल्टर आमतौर पर कई ऑप्टिकल उपकरणों में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। यह चुनिंदा है को विभिन्न प्रकाश को संचारित करना या अवशोषित करना रंग की, ठीक है, यानी वेवलेंथ। इसीलिए सही ऑप्शन क्या है, डी। डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 था। इन अ रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर जॉइंट एंड टू एंड विथ अ गैप इन बिटवीन देम बिकॉज, एक रेलवे ट्रैक में दो रेल के पटरियों के अंत में जगह छोड़ी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है भाई, ऑप्शन है स्टील कैन बी सेव्ड, क्योंकि स्टील को बचाया जा सके इसीलिए। ऑप्शन बी एक्सीडेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर कैन बी अवॉइडेड, सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ऑप्शन सी एयर गैप्स आर नेसेसरी फॉर बियरिंग द
बेयरिंग द वेट ऑफ रनिंग ड्रेन्स, ठीक है, बेयरिंग द वेट ऑफ रनिंग ड्रेन्स ट्रेन्स, ऑप्शन सी है हिंदी में रनिंग ट्रेन के भार को वहन करने के लिए एयर गैप आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन डी है एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपांशन इन समर कैन बी अवॉइडेड, गर्मियों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक हम लोग जानते हैं कि लोहे की चीज़ों में एक्सपांशन होता है, ठीक है। और इवन मैं कहूँ तो हर चीज़ में एक्सपांशन होता है, ठीक है, गर्मी में। और ठंडा में क्या होता है, वो कंप्रेस करते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो दो ठो रेल की पटरी के बीच जगह छोड़ी जाती है ताकि एक्सपांशन हो सके और पटरी टेढ़ा ना हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रेशर पटरी पर ना पड़े, वो टेढ़ा ना हो, इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सनलाइट, ऑप्शन बी refraction of sunlight, option C scattering of the shorter wavelengths of light sunlight in the atmosphere, option D scattering of the longer wavelength of sunlight in the atmosphere। ठीक है, तो आकाश का नीला रंग निम्न क्या के कारण से होता है, किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब, ऑप्शन बी है सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है सौरमंडल में सूर्य के प्रकाश की लंबी तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, ये इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे 20 क्वेश्चंस, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो को आप लोगों को रिवीजन करवा दूँ, आप लोगों को क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को लगता है ये क्वेश्चंस याद हो गए तो आप लोग अभी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को सबको रिकमेंड करूँगा कि ये क्वेश्चंस आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए, तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगेगा, रिवीजन में करवा दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोग को ये क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो के रिवीजन की ओर, मतलब ये सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब भी ये सेंटेंस आएगा, ठीक है, इन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो इसका एक ही ऑप्शन होगा जर्मेनियम, मतलब सेमीकंडक्टर, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है weightlessness of an astronaut moving in a satellite is a situation of फ्री फॉल, किसका सिचुएशन है? फ्री फॉल का, ठीक है, एक उपग्रह की में एक अंतरिक्ष यात्री के बढ़ते जाने की स्थिति है फ्री फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अ चार्ज मूव्स इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे, ठीक है, कण के वेग पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? फिल्टर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिल्टर बोलते हैं, जिससे प्योर डीसी मिलती है हम लोग को, ठीक है, प्योर डीसी आउटपुट मिलती है, फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक के विस्तार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, सी नंबर ऑप्शन, डेल यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव। क्यों सही है मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों को यदि फिर से देखना है तो रिवाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 6 है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डैश एट मीन पोजीशन, क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है, एट मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस बाय विच एन अल्टरनेटिंग करेंट, मतलब एसी करेंट इज कन्वर्टेड इनटू द डीसी और डायरेक्ट करेंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन आर द रेडियो वेव्स सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, तरंग प्रसार के किस माध्यम से रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है? तो किस माध्यम से भेजा जाता है? ऑल ऑफ द अबव, मतलब ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन, तीनों के जरिए हम लोग भेजते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ए ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन अ माइक्रोस्कोप देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर गेट हाल्फ और रिमेन अनचेंज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विल इंक्रीज।
यदि लाल बत्ती को नीले रोशनी से बदल दिया जाए तो वस्तु को एक में रोशन किया जा सकता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की संकल्प शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इन द गैसेस ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल फाइंड द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस CP/CV। ठीक है, डायटोमिक अणुओं के गैसों में गैसों के दो विशिष्ट ताप CP/CV का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये होता है 1.4। ठीक है, 1.40 या 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु एक समान परिपथ से गति से गुजरती है तो उसका वेग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। फराड इज द यूनिट ऑफ। फराड किसी इकाई है, तो ये इकाई है कैपेसिटेंस, किसी के समाई की इकाई है कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, ये करता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर काम करता है, रैखिक संवेग। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, संग्रहित ऊर्जा का एक रूप नहीं है। क्या नहीं है, कौन सी एनर्जी नहीं है, तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा एक संग्रहित ऊर्जा का रूप नहीं है, एक रूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्रायोजेनिक्स इज। क्रायोजेनिक्स है लो टेम्परेचर। ठीक है, वेरी लो टेम्परेचर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया था वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। हाइड्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज चेंजेस इन नॉन ऑफ दी एबव। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। हाइड्रोस्कोप एक उपकरण है जो डैश में बदलाव है। ठीक है, किसी में बदलाव नहीं है। इसमें से तीनों ऑप्शन में से किसी कोई भी नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दिस। और हाइड्रोस्कोप क्या है ये मैंने बता दिया वीडियो में, आप लोग को रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। बीटा रेज इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल आर। एक रेडियोधर्मी सामग्री द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें हैं। क्या है बीटा किरणें, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बीटा किरणें। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है। द पर्पज ऑफ एन ऑप्टिकल फिल्टर इज टू ट्रांसमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एक ऑप्टिकल फिल्टर का उद्देश्य विभिन्न रंगों के प्रकाश को प्रसारित या अवशोषित करना है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 है। इन अ रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर जॉइंड end to end with a gap in between them because accidents due to expansion in the summer can be avoided। एक रेलवे ट्रैक में दो रेल अंत में जुड़ जाती है क्योंकि उनके बीच में एक अंतर होता है। गर्मियों में विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए उसके बीच में गैप छोड़ा जाता है रेलवे ट्रैक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। द ब्लू कलर ऑफ लाइट द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आकाश का नीला रंग निम्न के कारण है। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रतिबिंब है। ठीक है, इसीलिए स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे 20 क्वेश्चंस। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ठीक है, और जो भी डिफेंस एग्जाम्स की या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, SSC, रेलवे या फिर स्कूल लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th-12th में, तो उन भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है, और आपका कोई भी इंक्वायरी होगा, कोई भी क्वेरी होंगे, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इस मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको अपडेट मिलते रहेंगे और वहाँ पे मैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सिलेबस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।